गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अनुपमा मिश्रा 9th क्लास के लिए इतिहास का 5वां चैप्टर आपको पढ़ा रही हूँ, जिस चैप्टर का नाम है भारत आज़ादी की तरफ प्रयाण। यानी कि भारत जब आज़ादी की तरफ प्रयास करने के लिए उत्सुक था तो जब शुरुआत हुई इस बारे में आपको बता रही हूँ, जिसमें गांधी जी भारत कब आए और कब कब क्या क्या आंदोलन हुआ। तो पहला क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया है। दूसरा है उसी पहले ही क्वेश्चन का ही आंसर इसमें ये भी लिखना है, संघर्ष को कुचल डालने में सरकार की असफलता। जो सरकार की असफलता, अंग्रेज की असफलता है, जो हमारे भारतीय संघर्ष कर रहे थे, इस संघर्ष की उग्रता और व्यापकता के कारण सामूहिक गिरफ्तारी और भारी दमन नीति से थोड़े समय में सरकार कुचल डालने की नीति सफल नहीं हुई। पूरे देश में जगह जगह बहुत व्यापक मात्रा में संघर्ष का फैलाव, तोड़ फोड़ द्वारा सरकार व्यवस्था को तहस नहस करने का प्रयास हुआ। सरकारी व्यवस्था को 70,000 से भी अधिक लोगों को जेल में बंद कर दिया गया। इस आंदोलन के दौरान 538 राउंड गोली चलाई गई। 1028 लोगों ने अपने प्राण गंवाए, 3200 लोग घायल हुए। अहमदाबाद और पटना में गोली चलाए जाने से बड़ी संख्या में विद्यार्थी मारे गए। क्योंकि इस संघर्ष में जो गांधी जी बोले थे, अभी आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि गांधी जी क्या बोले कि अब ये लास्ट आंदोलन है, हमारा अंतिम आंदोलन है, करो या मरो, या तो हमको अपना राज्य चाहिए या फिर हमको हंसते हंसते मर जाना है। तो अभी इसमें बहुत सारे लोग, विद्यार्थी और जितने भी बहुत सारे संख्या में लोग इसमें संघर्ष में भाग लिए थे, जिसमें 10,028 लोगों ने प्राण गंवाए, 3200 लोग घायल हुए। अहमदाबाद और पटना पटना में गोली चलाए जाने में से बड़ी संख्या में विद्यार्थी मारे गए। इस संघर्ष में लोगों ने जो व्यक्तिगत तथा सामूहिक वीरता बताई कि विश्व के साथ ब्रिटिश सरकार पर भी ऐसी छाप पड़ी कि अब अधिक समय भारत में तो अपना शासन टिकाए रख पाना मुश्किल रखता। उनको ऐसा लग रहा था, अंग्रेज को, कि अब जो इनके अंदर अखंडता, एकता जागृत हुई है, अब हमको यहाँ ज़्यादा दिन टिकना असंभव है। लोगों ने स्वयंभू आंदोलन चलाया। भारत छोड़ो शब्द लोगों ने स्वयं पूर्व घोषणा के रूप में अपनाया था। इस सूत्र में से डोमिनो स्टेटस का ख्याल अदृश्य हो गया। अब तो पूर्ण स्वराज्य ही चाहिए, इसके लिए कटिबद्ध हुए। उसके बाद 5वें वर्ष भारत को संपूर्ण स्वतंत्रता मिली। अब इसमें एक और नाम है सुभाष चंद्र बोस। अब इनके पे कभी कभी टिप्पणी भी आती है, जैसे महात्मा गांधी पे टिप्पणी लिखो तो महात्मा गांधी के जीवन के बारे में या फिर वो कौन कौन से आंदोलन किए, क्या क्या, ये आप लिखोगे तो टिप्पणी में आ जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस, इनके बहुत सारे नारे इन्होंने लगाए जन को जागृत करने के लिए। तो अभी इनके पे भी एक दो क्वेश्चन आएगा कि सुभाष चंद्र बोस पर आप छोटी सी टिप्पणी लिखिए, सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप क्या जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप बताइए। तो यही लिखना है इनके जीवन के बारे में और एक कितने आंदोलन में भाग लिए। सुभाष चंद्र बोस का जन्म ओडिशा राज्य के कटक शहर में हुआ था। 23 जनवरी 1997 में उनके पिता राय बहादुर जानकी बोस सरकारी वकील थे। माता श्रीमती पार्वती देवी धार्मिक प्रवृत्ति वाली थी, यानी कि उनकी माता धार्मिक प्रवृत्ति वाली थी। कोलकाता की प्रेसिडेंसी कॉलेज में से बहुत अंकों से परीक्षा पास करके विशेष अध्ययन के लिए इंग्लैंड गए। वहाँ से बहुत अधिक कठिन मानी जाती है ICS इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा 4थे नंबर से उत्तीर्ण करके वे कोलकाता वापस लौटे। ऐसा सोचा था कि अब बंगाली लड़का भविष्य में ब्रिटिश सरकार में वफादार सेवक बनेगा। उसी ने भारत की ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध स्वतंत्रता सेनानी के रूप में कार्य किया। कोलकाता में प्रेसिडेंसी कॉलेज में अंग्रेज अध्यापक ओट द्वारा रंग भेद की नीतियों और भारतीय विद्यार्थियों के साथ अपमानजनक व्यवहार और अभिमान के कड़वे अनुभवों से ने उनके मस्तिष्क में क्रांति की बीज बोए। उन्हें भारत के स्वतंत्र संग्राम में बहुत अधिक रुचि थी। वे भारतीय महासभा से सक्रिय कार्यकर्ता बन गए। वे राष्ट्रीय स्वराज दल से जुड़कर 1923 थोड़े समय में यूको की अति प्रिय नेता बन गए। सविनय अवज्ञा आंदोलन की लड़ाई में वे आगे रहे थे और कारावास भोगा था। इसी शताब्दी
ईस्वी शताब्दी 1938 में मात्र 41 वर्ष की युवावस्था में हरिपुरा, जो सूरत में है इस समय में, कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होना उनकी लोकप्रियता योग्यता में या द्योतक था। मतलब उन्होंने इस कारण उन्होंने बहुत ही लोकप्रिय हो गए। सुभाष बाबू के विचारों का गांधी जी के विचारों के साथ विशेष मेल नहीं बैठने के कारण उनका गांधी जी के साथ मतभेद होने से उन्होंने कांग्रेस छोड़कर फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नए राजनीतिक दल की स्थापना की। अभी आपको एक छोटा सा क्वेश्चन आएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक नामक राजनीतिक दल किसने स्थापना की, किसने बनाया? तो इसमें सुभाष चंद्र बोस का, या फिर सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा राजनीतिक स्थापना किया? तो अविरत सभाएं संबोधित करते हुए यहाँ गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस में इसलिए मतभेद हुआ क्योंकि गांधी जी क्या थे, वो शांति से और बिना हिंसा किए ही वो न्याय पाना चाहते थे और स्वतंत्र होना चाहते, लेकिन वो सुभाष चंद्र बोस ऐसा नहीं चाहते थे। उनके अंदर क्या था कि अगर हम उग्र नहीं होंगे तो हमको स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। देश में प्रवास करने ब्रिटिशरों के विरुद्ध जनमत जागृत करने के आशय से जगह जगह प्रवास किया। अंत में हिंद सुरक्षा धारा के अंतर्गत उन्होंने गिरफ्तार करके कारावास में बंद कर दिया गया। उनको कारावास में बंद कर दिया गया। ईस्वी शताब्दी 1940 में कारावास में एक राजनीतिक कैदी के रूप में उनके साथ अनुचित व्यवहार होने से उन्होंने आमरण उपवास किया। उनकी तबीयत खराब होने से उन्हें उनके निवास स्थान पर ही नज़रबंद रखा गया, परंतु वे पठान का वेश बदलकर कोलकाता से पेशावर, काबुल, ईरान, रूस होकर बर्लिन पहुंचे। 28 मार्च 1942 जर्मनी में भारतीयों ने उनकी हार्दिक स्वागत किया। बर्लिन रेडियो पर उन्होंने अपने देशवासियों को ब्रिटेन के विरुद्ध जिहाद जगाने का अनुरोध किया। जर्मनी में हिंदू के साथ भारत की आज़ादी के विषय में चर्चा की। 29 मई 1941 उन्होंने पहले रोम और पेरिस में स्वतंत्रता भारत में संबंधी सैनिक दल स्थापित किया, जिसमें 3000 भारतीयों की भर्ती थी। भारत में से भागकर जापान में बसे हुए भारतीय क्रांतिकारी नेता रास बिहारी बोस ने सभी मंडलों को जोड़ने वाली एक संस्था इंडियन इंडिपेंडेंस लीग नामक केंद्रीय संस्था स्थापित किया। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आज़ाद हिंद फौज तैयार करने का निर्णय लिया, जिसमें विश्व में अलग अलग देशों में बसने वाले भारतीय जैसे कि मलाया, जापान, चीन, सुमात्रा, जावा, हांगकांग, बोर्नियो, अंडमान ब्रह्मदेश, म्यांमार आदि स्थानों से 100 प्रतिनिधि उपस्थित हुए, जिसमें जापान के हाथ में युद्ध कैदी के रूप में पकड़े गए कैप्टन मोहन सिंह इस परिषद में उपस्थित हुए, जिसमें रास बिहारी बोस चुने गए। दूसरा है आज़ाद हिंद फौज और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। अंग्रेजों की कठोर सुरक्षा को भेद कर सुभाष चंद्र बोस एक सबमरीन द्वारा बर्लिन से चालाकी पूर्वक जापान पहुंचे। 1943 यह एक जोरदार साहस था, क्योंकि उनको क्या था, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर वो जब आमरण अनशन पर बैठ गए तो उनको नज़रबंद कर दिया गया, उन्हीं के जहाँ वो निवास स्थान जहाँ वो रहते थे, तो वहाँ से वो निकल गए। तो वहाँ से उन्होंने 1943 में एक जोरदार साहस दिखाकर वहाँ से बर्लिन पहुँचे। वहाँ रास बिहारी बोस ने हिंद मुक्ति की इस फौज इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का सर्वोच्च नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को संभालने का आमंत्रण दिया। यह निश्चित किया गया कि यह फौज मात्र भारतीय सैनिकों और भारतीय अधिकारियों की ही होगी और भारत की मुक्ति के लिए ही लड़ेगी। उसमें जापान और अग्नि एशिया के भारतीयों की मदद मिली। जापान के प्रधानमंत्री टोजो के साथ मुलाकात हुई। उसने भारत के पूर्ण स्वराज्य के लिए सभी प्रकार की सहायता करने का निश्चय किया। जापानी सेना भारत में जैसे जैसे आगे बढ़ती वैसे वैसे काम चलाऊ सरकार का वहाँ गठन करके वहाँ की व्यवस्था उसे सौंपेगी और जापान उसे मान्यता भी देगी। 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस जापान से सिंगापुर गए और वहाँ सर्वसम्मति
से 4 जुलाई 1943 को इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के अध्यक्ष के रूप में उन्हें चुना गया। साथ साथ रास बिहारी बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज के प्रधान पद से स्वेच्छापूर्वक निवृत्ति लेकर सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज के प्रधान के रूप में नियुक्ति की। वहां बसने वाले भारतीयों को अपनी मातृभूमि को मुक्त कराने के लिए एक योग्य और समर्थ नेता मिला। तब से सुभाष चंद्र बोस को उन्होंने नेताजी का प्यारा नाम दिया। नेताजी ने सैनिकों को चलो दिल्ली, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और जय हिंद का नारा दिया। अपने कुशल मार्गदर्शक द्वारा सामंतर सरकार की रचना की। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों की यात्रा करके वहां के भारतीयों से मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए उन्हें सर्वस्व बलिदान देने की मांग की। सुभाष चंद्र बोस द्वारा काम चलाऊ सरकार की स्थापना, यानी कि कुछ आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभालने के साथ ही सुभाष चंद्र बोस ने काम चलाऊ सरकार की रचना की, जिसमें प्रधानमंत्री और सेना के सर्वोच्च सेनापति बने। भारत की इस काम चलाऊ सरकार को जापान, जर्मनी, चीन, इटली, बर्मा आदि देशों ने मान्यता दी। इस सरकार ने हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रध्वज के रूप में तिरंगा ध्वज स्वीकार किया। आय के लिए जापान की सहायता, स्वैच्छिक अनुदान, संपत्ति कर लगाना निश्चित किया। नेताजी ने 1943 में अंडमान निकोबार टापुओं की मुलाकात लेकर इन टापुओं को क्रमशः शहीद और स्वराज नाम दिया। अंतिम दौर और सुभाष चंद्र बोस का बलिदान, जो दो बलिदान हुए। मई 1944 में नेताजी के नेतृत्व में सेना की टुकड़ी ने रंगून, प्रोम, कोहिमा वर्तमान नागालैंड की राजधानी आदि प्रदेश अधिकार में ले लिया। इसके उपरांत इम्फाल वर्तमान मणिपुर की राजधानी भी जीत लिया। परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के इस काल में ब्रिटेन की ओर से अमेरिका युद्ध में कूद पड़ा और जापान की नागासाकी और हिरोशिमा शहर पर बम डालने से जापान में शरणागति स्वीकार की, जिससे नेताजी को जापान की ओर से मिलने वाली सहायता बंद हो गई। तदुपरांत ब्रिटेन के हवाई जहाज़ों की आज़ाद हिंद फौज पर की गई बमबारी के कारण स्थिति अधिक खराब हो गई थी। नेताजी ऐसी कठिन परिस्थिति में विमान द्वारा बैंकॉक, साइगोन, फॉर्मोसा द्वीप की ताइपेई विमान केंद्र पर पहुंचे, परंतु विमान में अचानक आग लगने से 18 अगस्त 1945 हॉस्पिटल में चिकित्सा के दौरान मृत्यु हो गई। सुभाष बाबू का अवसान विमान दुर्घटना में होने के बारे में आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। सुभाष चंद्र बोस जी का देहावसान 1945 में हुआ था। 18 अगस्त 1945 में एक विमान में आग लगने के कारण हुआ था। स्वतंत्रता प्राप्ति और भारत का विभाजन। अब अंत में स्वतंत्रता प्राप्ति हो गई और भारत दो भागों में विभाजन हो गया भारत का, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, जो आप जानते हैं। आज़ाद हिंद फौज के पकड़े गए सेनापतियों पर राजद्रोह का केस चलाया गया। भूलाभाई देसाई और जवाहरलाल नेहरू फौज की ओर से केस लड़ी, परंतु ब्रिटिश सरकार ने उन सेनापतियों की सजा की, जिसका प्रचंड लोक विरोध होने से वापस लेना पड़ा। और इस घटना से और मुंबई के नौका विद्रोह के कारण अंग्रेजों ने भारत को स्वराज्य देने की चर्चा शुरू हुई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली ने घोषणा की कि 20 फरवरी 1947 ब्रिटिश सरकार कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार रचित सरकार को भारत की समस्त सत्ता सौंपकर जून 1948 तक विदा होगी। इसी दौरान भारत का वाइसराय के रूप में बेवल की जगह माउंट बेटन की नियुक्ति हुई। उस समय भारत में हुए दंगों के कारण देशों की स्थिति अत्यंत करुण थी, यानी कि बहुत ही दयनीय थी। संविधान सभा की रचना के लिए जुलाई 1946 के चुनाव में कांग्रेस 210 में से 201, मुस्लिम लीग को 78 में से 73 सीटें मिली। परिणामस्वरूप लीग ने पाकिस्तान के लिए प्रबल मांग की और सरकार पर दबाव लाने के लिए 16 अगस्त 1946 सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में मनाने का आदेश दिया, जिससे पूरे भारत में कौमी दंगे होने लगे। यह देखकर सरदार पटेल, नेहरू सहित कांग्रेस के नेताओं को लगा कि पाकिस्तान की मांग स्वीकार करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। मुस्लिम लीग और जिन्ना का हठाग्रह 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा का मुस्लिम विभाजन स्वीकार
स्वीकार करने की परिस्थिति पैदा हुई। इस संयोगों में माउंटबेटन ने नेहरू और सरदार को समझाया कि अनेक स्वायत्त और विरोधी इकाइयों वाले निर्बल केंद्र सरकार की अपेक्षा केंद्र के अधीन ऐसे प्रशासनिक इकाइयों के साथ सुदृढ़ केंद्र सरकार वाला भारत अधिक शांति प्राप्त कर सकेगा। नेताओं को यह तर्क उचित लगा। उन्होंने गांधी जी के साथ परामर्श किया। गांधी जी ने विवश होकर भारत के विभाजन को भारी मन से स्वीकार किया। माउंटबेटन योजना, जून 1947 और भारत का विभाजन। वायसराय माउंटबेटन ने अपना स्थान संभाल लिया। 24 मार्च 1947 उनके मतानुसार भारत का विभाजन करने के अतिरिक्त अब कोई उपाय बाकी नहीं बचा था। सरदार पटेल जैसे कई प्रत्यक्षदर्शी नेताओं ने भी इस बात को स्वीकार लेने का आग्रह किया था। इस तरह इन संयोगों में लंबी चर्चा और विचार विमर्श के अंत में 3 जून 1947 वायसराय माउंटबेटन ने अखंड भारत के 2 भाग करने का अंतिम योजना प्रस्तुत की, जिसे माउंटबेटन योजना कहते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इस योजना को स्वीकार किया, जबकि वायसराय माउंटबेटन ने पंजाब बंगाल के हिंदू बाहुल विस्तारों को भारत के साथ और मुस्लिम बाहुल विस्तारों को पाकिस्तान के साथ साथ तथा वायव्य सीमा प्रांत बलूचिस्तान और सिलहट क्षेत्रों को भी पाकिस्तान के साथ जोड़ने का निर्णय को स्वीकृति दी। हिंद स्वतंत्र कानून, जुलाई 1947। वायसराय माउंटबेटन की योजना के अनुसार ब्रिटिश पार्लियामेंट ने हिंद स्वतंत्र कानून जुलाई 1947 पारित किया। इस कानून के अनुसार भारतीय संघ ने प्रथम गवर्नर जनरल क्रूम माउंटबेटन को और पाकिस्तान में ने जनाब जिन्ना को चुना। इस कानून से भारत की पराधीनता समाप्त हुई। इसलिए गांधी जी इस धारा को ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत को दिया गया एकमात्र उत्तम और श्रेष्ठ कानून कहते हैं। ब्रिटिश शासन के अंतिम वायसराय माउंटबेटन द्वारा सत्ता सौंपने की कार्रवाई की शुरुआत नई दिल्ली में एक समारोह आयोजित 14 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि करके की गई। ध्वज स्तंभ पर से इंग्लैंड का राष्ट्रीय ध्वज यूनियन जैक नीचे उतारा गया और भारत का तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। माउंटबेटन ने भारत को स्वतंत्रता का दस्तावेज भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्ति हुई चक्रवर्ती से सी रामगोपालचारी को सौंपा। सत्ता हस्तांतरण की सारी कार्रवाई पूरी हुई। समग्र वातावरण हर्षोल्लास की लहरों से गूंज उठा। 15 अगस्त 1947 का सुंदर प्रभात उदित हुआ। समस्त भारत की जनता ने आनंद और उल्लास में से प्रथम स्वतंत्रता दिवस के समारोह को मनाया। जगह जगह तोरण बांधे गए, विद्यालयों में मिठाइयाँ बांटी गई। सभी ने प्रतिज्ञा पूरी होने से राहत अनुभव किया, परंतु महात्मा गांधी जी हिंद विभाजन से दुखी होने से वे गहरे शोक और चिंतन में डूबे थे। स्वतंत्र भारत और उनके समक्ष तत्कालीन समस्याएं। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो बहुत सारी समस्याएं तो आना ही था। माउंटबेटन योजना और हिंद स्वतंत्रता धारा के परिणाम स्वरूप हिंदुस्तान की विभाजित स्वतंत्र भारत का और पाकिस्तान, इन 2 स्वतंत्र राष्ट्रों के लिए सैनिकों की व्यवस्था, संपत्ति संबंधी समस्याएं, लेन देन के हिसाब, निराश्रित की समस्या, सार्वजनिक सेवाएं और उनके लिए अधिकारियों और प्रशासनिक तंत्र की व्यवस्था के उपरांत भारत के पश्चिम की स्थिति, पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी तरफ की पूर्वी पाकिस्तान, अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करने आदि मुख्य समस्याओं का निराकरण करना था। यानी कि अभी इसमें 6 पॉइंट दिए गए हैं, 6 समस्याएं का निराकरण करना था। इन परिस्थितियों के निराकरण के लिए माउंटबेटन की अध्यक्षता में भारत पाकिस्तान के 2-2 मिलकर 5 प्रतिनिधियों की समिति नियुक्ति की गई। इस समिति में ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए संबंधित प्रश्नों की जानकार विशेषज्ञों की अलग अलग समिति नियुक्त की और मतभेद की स्थिति में भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में भारत और पाकिस्तान के एक प्रतिनिधियों से बना पंचायती आयोग जो फैसला दे उसे अंतिम मानने के दोनों देशों ने स्वीकार किया। भारतीय सेना की सेनापति ने सेना और सैन्य सामग्री का विभाजन पूरा करने पर ब्रिटिश सरकार ने भारत से विदा लिया। सैनिक, न्यायिक और प्रशासनिक सेवा आदि सेवा करने वाले अधिकारियों को भारत पाकिस्तान विकल्प स्वीकार करने तथा उससे संबंधित वेतन भत्ता, नौकरी की सुरक्षा का विश्वास दिलाया गया। भारत और पाकिस्तान छोड़कर आने वाली निर्वासित नागरिकों, उनकी तथा दोनों देशों की संपत्ति, रोजगार, व्यवसाय आदि समस्याओं को धैर्य और कुशलतापूर्वक हल किया गया। भारत में 562 देशी रजवाड़ों की स्वतंत्र भारत संघ को जोड़ने का भागीरथ प्रश्न
सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने दृढ़ निश्चय, लौह मनोबल और कूटनीतिपूर्ण बातचीत द्वारा हल किया। फिर भी विभाजन के कारण हुए कौमी दंगों का प्रभाव, महात्मा गांधी की हत्या का आघात, स्वतंत्र भारत का सुशासन देकर स्वावलंबी बनाना, कृषि क्षेत्र को कमजोर स्थिति, देश में शांति और सुलह का वातावरण तैयार करना, देश के आंतरिक देश और बाह्य सुरक्षा जैसे प्रश्नों आदि विषयों का निराकरण के लिए दीर्घकालीन आयोजन आवश्यक बना। थैंक यू बच्चों, आपका 5वां चैप्टर कंप्लीट। अब अगले वीडियो से मैं आपको भूगोल पढ़ाऊंगी, यानी कि ज्योग्राफी पढ़ाऊंगी।